अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप कि आपको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है ना? यस। सो रिवीजन सीरीज है आपकी नंबर 6। गुड मॉर्निंग अनु, अमित, विक्रांत। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। आई होप कि आपको ठीक है, वॉइस क्लियर है, ऑडियो एंड वीडियो भी क्लियर है। ओके, गुड मॉर्निंग रुचि। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रिवीजन क्लास 6। और वॉइस में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता देना। माइक मैंने आज यूज नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस जो क्लास थी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, आवाजें आ रही थी। ओके, तो एक बार ना बता दिया करो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना वॉइस वगैरह में, क्योंकि पूरी वीडियो खराब हो जाती है फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 211, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इजी टू मॉडरेट रहेगा। ओके, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और सारी ही सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 500 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनका रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं रिवीजन नहीं कराऊंगी, हम इनको रिवाइज भी करेंगे। रिवीजन, कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए रिवीजन मस्ट होता है। चलो अपने आंसर दो। प्रेयर्स ऑफ कोलंबस पासेस टू इंडिया ऑन द बीच एट नाइट क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। ठीक है, और एक ही राइटर की पोएम रखने का। वेरी वेल डन अमित, यू आर वेरी क्विक। ये मोटिव मेरा रहता है एक ही राइटर की सभी पोएम्स को इंक्लूड करने का, कि जिससे आपको पोएम भी साथ साथ लर्न होती रहे। ठीक है, तो वॉल्ट विचमैन की पैसेज टू इंडिया, जिसमें उन्होंने स्वेज कैनल का रेफरेंस दिया है, एंड वायर लाइम अक्रॉस द अटलांटिक। ओके, ये एक लॉन्ग पोएम है, 9 सेक्शन में है। वेरी वेल डन अमित, रुचि, विक्रांत, वेरी गुड। हाँ जी, इसकी थीम क्या है? स्पिरिचुअलिटी, इसीलिए इसको स्पिरिचुअल पोएम भी बोला जाता है। ओके, और इम्पॉर्टेंट ये पोएम आपके लिए होने वाली है। इस पोएम को रीड कर लेना बहुत अच्छे से, पूरी पोएम को। ठीक है, लाइंस भी इंपॉर्टेंट हैं। चलो, वन ऑफ विटमैन्स पोएम अबाउंड इन स्पिरिचुअल टचेस एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म, इट इज okay, native movement, song of myself, crossing Brooklyn ferry and passage to India. What is your answer? Transcendentalism क्या है? ये एक मूवमेंट है, एक क्लब है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में ये मूवमेंट देखने को हमें मिलता है। ये पूछा जाएगा आपसे, मूवमेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। वेरी वेल डन। इसका भी आंसर क्या होगा? पैसेज टू इंडिया। इसमें हमें ये क्लब देखने को मिलता है, ट्रांसडेंटलिज्म। ओके, इस मूवमेंट में इसकी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा। इंडिविजुअलिज्म, आइडियलिज्म एंड द डिविनिटी ऑफ नेचर। आपसे क्वेश्चन किसी भी वे में पूछ लिया जाए, थ्योरेटिकल पूछ लिया जाए, और उसमें 4 ऑप्शंस में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स रख के दे दे, तो आप ध्यान रखना कि ये जो मूवमेंट है ट्रांसडेंटलिज्म, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं इंडिविजुअलिज्म, आइडियलिज्म एंड द डिविनिटी ऑफ नेचर पर ये फोकस करता है। और हमें स्पेशली कहाँ शो होता है? पैसेज टू इंडिया में। मीन्स ये पोएम बेस्ड है, किसकी है ये पोएम? पैसेज टू इंडिया। ये भी टाइप कर दो, विटमैन की लॉन्ग पोएम है। ओके, ये जो मूवमेंट है इसमें 3 प्रिंसिपल रखे हैं, इंडिविजुअलिज्म, आइडियलिज्म एंड डिविनिटी ऑफ नेचर। ठीक है, वेरी गुड। और राल्फ वॉल्डो एमर्सन इसके फाउंडर या फादर माने जाते हैं। ओके, अगर आपसे पूछा गया कि इस मूवमेंट के फाउंडर या फादर, तो नेम होगा राल्फ वॉल्डो एमर्सन। हेनरी थोरो का भी नाम आता है, बट उनका सबका बाद में नाम आता है, इसमें सबसे पहले नाम आता है राल्फ वॉल्डो एमर्सन का। ठीक है, जिन्होंने इंडिविजुअल ट्रूथ, ग्रोइंग नेचर, ठीक है, तो इन सब पर फोकस किया है इस मूवमेंट के थ्रू। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विद दीज किसेस लेट मी रिमूव योर टीयर्स। ये जो लाइंस हैं ये विटमैन की किस पोएम से हैं? ऑन द बीच एट नाइट, नेटिव मूवमेंट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी।
विद दीज किसेस लेट मी रिमूव योर टीयर्स, कि इन किसेस से मुझे जो तुम्हारे टीयर्स हैं उनको पोंछने दो। ये लाइंस किस पोयम से हैं, ठीक है। चलो इसको एक बार डिस्कस करेंगे कि ये किस पोयम से है। तो इसका आंसर वेरी गुड अमित, ये है ऑन द बीच एट नाइट, जो कि किस मूवमेंट से रिलेटेड है। इसमें भी हमें ट्रांसडेंटलिज्म अपीयर होता है, इसका रिफ्लेक्शन शो होता है, ये सभी का, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस पोयम, एक बार इस पोयम को देख लेते हैं, ठीक है। किस पर बेस्ड है एक बार लिखना जरा। हाँ वेरी गुड, वेल डन प्रगति, ठीक है। आपको ये भी बताना है कि ये किस पर बेस्ड है, किस मूवमेंट पर बेस्ड है। देखो ऑन द बीच एट नाइट, ये वॉल्ट विटमैन की पोयम है। स्पेशली इसमें वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो किसेस हैं इससे मुझे तुम्हारे टीयर्स पोंछने दो। किसे बोल रहे हैं वो, एक फादर और डॉटर के बीच यहाँ कॉन्वर्सेशन चल रही है। आप बेल आइकन प्रेस कर लो प्रगति, आपने चैनल सब्सक्राइब किया है ना, जहां से बेल आइकन है और वहां से उसको प्रेस कर लो, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आपको शो हो जाएगा, पहले आधा घंटा पहले नोटिफिकेशन आता है फिर बाद में, ओके। चलो तो फादर एंड डॉटर के बीच यहाँ पर बात हो रही है। ऑन द बीच एट नाइट स्टैंड्स अ चाइल्ड विद हर फादर वॉचिंग द ईस्ट द ऑटम स्काई। आपको क्यों पढ़ना है इस पोयम को, आपको इसलिए पढ़ना है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इससे पूछा गया था, ठीक है। और फेमस पोयम ये हो जाती है कि जो फादर एंड डॉटर हैं वो बीच एट नाइट मीन्स रात में बीच पर टहल रहे हैं और वहां पर जो स्टॉर्म है वो आता है। यानी कि इसकी थीम इन्होंने मॉर्टेलिटी रखी है, पावर ऑफ नेचर और लाइफ एंड डेथ के साइकिल को शो किया है। अप थ्रू द डार्कनेस वाइल रेवनिंग क्लाउड्स द बरियल क्लाउड इन ब्लैक मैसेज स्प्रेडिंग। मींस अगर आपसे कोई भी लाइन पूछ ली जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने एक बार इसका ओवरव्यू कर लिया, 2 से 3 बार इस पोएम को पढ़ लिया, तो आप इसको ध्यान रखोगे। इसमें इस तरह के वर्ड्स को ध्यान रखना, एसेंट्स लार्ज एंड काम द लोड स्टार जुपिटर एंड नाई एट हैंड ओनली अ वेरी लिटिल अबव, ठीक है। अब आप इसको समझो, जो यहां पर वो जो फादर हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये जो जुपिटर है इसको, कि ये जुपिटर पीसफुली हमें स्काई में शो होता है, प्लेयर्स जो हैं वो शो होते हैं। तो जब वो वहां सी शोर पर फादर अपनी डॉटर के साथ जो उसका हाथ थाम कर चल रहा होता है तो वो देखता है कि वो रो रही है, तो वो उसे समझाते हुए कहता है कि ये जो बादल है ना ये तो अपने आप चले जाएंगे, तो रो मत रो मत, ठीक है। जो ये लाइंस है हमारी उसके टीयर्स को पहुंचते हुए, वीप नॉट चाइल्ड वीप नॉट माई डार्लिंग विद दिस किसेस लेट मी रिमूव योर टीयर्स, की इन टीयर्स को पहुंचने दो इन किसेस से। तो वो अपनी बेटी को बोल रहा है, ठीक है। और इस पोयम में और क्या दिखाया है कि ये जो समय चल रहा है ना, ये जो स्टॉर्मी डे है या स्टॉर्मी नाइट है ये बीत जाएगी, ठीक है। और जुपिटर और प्लेयोड्स को वो कह रहे हैं कि ये दोबारा बन के आएंगे या इनसे भी कोई पावरफुल आपको इमेज देखने को मिलेगी। एट द एंड ऑफ द पोयम वो यही अपनी डॉटर को समझा रहे हैं कि तुम्हें रोना नहीं है, आपको इससे भी कोई ज्यादा पावरफुल इमेज शो होगी। ये जो सन है, ये मून है, ठीक है। तो ये जो जुपिटर है तुम्हें इसके लिए शोक मनाने की जरूरत नहीं है, इससे भी ज्यादा पावरफुल तुम्हें कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो अब अगर यहां से कोई लाइंस आती है तो आपको भूलना नहीं है, समथिंग देयर इज विद माई लीव सूदिंग दी एडिंग आई विस्पर आई गिव दी द फर्स्ट सजेशन द प्रॉब्लम एंड इनडायरेक्शन something there is more immortal even than the stars many the burials many the days and night passing away, कि means सब बीत जाएगा, सब गुजर जाएगा। something that shall endure longer even the lustrous Jupiter longer the sun or any revolving satellite, कि कोई भी सैटेलाइट हो या ये जो सन है या ये जो मून है या ये प्लेयर्स हैं, रेडियंट सिस्टर बताई हैं प्लेयर्स, और ये जो जुपिटर है, ठीक है, इनसे भी कोई ज्यादा पावरफुल यहां पर आएगा और ये स्टॉर्मी नाइट यहां पर बीत जाएगी। ओके, इसको जूम कर लो आप अपनी स्क्रीन को आप जूम करके देख ले। अगर वो जहां भी आपको छोटा दिखाई दे उसको स्क्रीन को जूम कर लो अपने फोन से। ओके, ठीक है। तो ये जो पोयम है इसकी
थीम क्या है, इसमें इन्होंने फिजिकल वर्ल्ड को बताया है कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। लाइफ एंड डेथ के साइकिल को वो बताते हैं, पावर ऑफ नेचर को और मॉर्टेलिटी को। देखो पोयम में से सिर्फ लाइंस आती हैं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसमें एक्चुअली इस पोयम में है क्या। और मैं ये नहीं कह रही हूं आप सारी पोयम पढ़ो, लेकिन जो भी पोयम्स आप पढ़ रहे हो उससे क्या होता है, आपकी जो एलिमिनेशन थ्योरी है ना वो इंप्रूव हो जाती है। जैसे सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ आपने रीड की हुई कि उसमें वो एक ऑटोबायोग्राफिकल टाइप पोयम है, उसमें अपने आप को वो बोल रहे हैं, तो आप एलिमिनेशन थ्योरी से भी पता चला सकते हो कि ये लाइन कहाँ से हो सकती है। तो इस पोयम में उन्होंने फिजिकल वर्ल्ड को बताया कि इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, लाइफ एंड डेथ, पावर और नेचर और मॉर्टेलिटी। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ये भी ट्रांसडेंटलिज्म पर बेस्ड है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A reborn race appears, all the men ever born are also my brothers and the women my sisters and lovers. Most important lines, I am the poet of the woman, life shall never die. Memorable lines, किसकी memorable lines है, क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। ठीक है, पोयम कम पूछी जाती हैं, आपसे राइटर पूछे जाएंगे कि किस राइटर की ये लाइंस हैं। ठीक है, बताइए। हाँ, एलिमिनेट करने से इजी हो जाता है। अगर आपने दो पोयम आपको ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से कोई दो पोयम आपकी वेल नोन है, तो फिर आप इजीली एलिमिनेशन थ्योरी वहां अप्लाई कर सकते हो। ओके, वेरी वेल डन। ये जो लाइंस हैं ये है वॉल्ट विटमैन की और 1892 का वर्जन जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखो इससे आपको पता चल जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की बात हो रही है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कि विटमैन की लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। और एक चीज और याद रखना, आई एम द पोएट ऑफ द वुमेन, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि आई एम द पोएट ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन को बता रहे हैं। ठीक है, वुमेन और मैन की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि इस पोएम में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में उन्होंने आई को यूज किया है। ओके, आई में आई इंक्लूड्स ऑल द अमेरिकन विद देयर हेरिटेज। ठीक है, यानी कि आई को वो एवरी मैन बता रहे हैं, आई को वो यहाँ एवरी मैन बता रहे हैं। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसमें विटमैन मैन एंड वुमेन जो भी है दोनों के सेलिब्रेशन, उनकी रिकॉग्नाइजिंग इक्वल इंपॉर्टेंस एंड पोटेंशियल को वो बता रहे हैं। वेरी वेल डन। हाँ ठीक है, अमित, प्रगति, सूर्या, आप सभी का आंसर ठीक है। डेमोक्रेसी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड और इक्वलिटी, स्पेलिंग ठीक कर लेना है इक्वलिटी की। इक्वलिटी ये उन्होंने थीम रखी है इस पोयम की, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये एक डेमोक्रेटिक पोयम है जो कि लीव्स ऑफ ग्रास में से, और लीव्स ऑफ ग्रास को और क्या बोला जाता है, बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी। ओके क्लियर, चलिए नेक्स्ट। Next is, which romantic poet epitaph reads, nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange। ये जो quotation है ये कहाँ से ली गई है, शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट से। तो आपको ये बताना है कि किसके एपिटैफ पर ये लाइंस देखने को मिलती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन। ओके, और ये लाइंस, इन लाइंस में let me discuss, nothing of him that doth fade but doth suffer a sea change into something rich and strange। ये एरियल का सॉन्ग है जो वो फर्डिनेंड को बोल रहा है। फर्डिनेंड के फादर की जब वहां डेथ हो जाती है, मीन्स डेथ नहीं होती, उसे बताया जाता है, जो किंग ऑफ नेपल्स हैं अलोंसो। ठीक है, तो वो वहां ये मानते हैं फर्डिनेंड, ही बिलीव्ड टू बी ड्रॉन्ड एट सी। गुड मॉर्निंग राधे रानी। हाँ, आंसर दो क्वेश्चन नंबर 215 का। तो वो यहाँ ये बता रहे हैं कि उनके फादर की डेथ हो गई। तो ये एरियल का सॉन्ग है, सी शोर पर वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो ये सी है ये बॉडी की जितने भी रिमेन्स हैं, जो शेष बचे हुए पार्ट्स हैं, उनको अपने में एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, फुल फैदम दाई फाइव लाइफ। वेरी गुड अमित, सूर्या, वेरी वेल डन। हाँ, ये सभी का आंसर ठीक है। ये है पीबी शैली के एपिटैफ पर ये लाइंस दिखाई देती हैं, एरियल सॉन्ग से हैं। वेरी वेल डन। एरियल सॉन्ग शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट से। ओके, ध्यान रखना। विच बुक वॉज रिवाइज्ड बाय विटमैन मेनी टाइम्स। और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप आंसर जानते हो। एक्सप्लेनेशन वहां जरूरी होती है जहां जिसका आंसर आपको ना पता हो या
टफ वो लगे। ओके, विच बुक वॉज रिवाइज्ड बाय विटमैन मेनी टाइम्स, कौन सी बुक विटमैन के द्वारा बहुत बार रिवाइज की गई? ठीक है, बताइए, इजी क्वेश्चन है। यस, ये हो जाती है आपकी लीव्स ऑफ द ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में पॉपुलर इनका पोएट्री कलेक्शन ये माना जाता है, 1892 में ये आया था। ठीक है, और लॉन्गेस्ट पोएम इसकी कौन सी है? सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, ये ध्यान रखना। वेरी वेल डन रुचि एंड प्रगति, वेरी क्विक। यस, ठीक है। फर्स्ट एडिशन इसका एनोनिमसली पब्लिश होता है। द प्रीफेस इसमें शो होता है। ठीक है, द प्रीफेस, देखो इस प्रीफेस को देख लो एक बार, ये पूछा जा सकता है कि ये कहां पर प्रीफेस दिया गया है। तो फर्स्ट एडिशन में, लीव्स ऑफ ग्रास के फर्स्ट एडिशन में प्रीफेस दिया गया है। 1855 में ये पोएम देखने को मिलती है। क्या प्रीफेस था? रीड दिस प्रीफेस केयरफुली, मे बी आपसे ये लाइन देकर पूछ ली जाए। हाँ, ठीक है अमित, वेरी गुड विक्रांत। ओके, चलो, let's discuss the preface of this poem. Other states indicates themselves in their dipties, but the genius of the United States is not best or most in its executive or legislators, nor in its ambassadors. मीन्स यहाँ पर इस प्रीफेस में उन्होंने बताया है कि अदर स्टेट्स वो अपने आप को इंडिकेट्स करते हैं किसके थ्रू? उनके डिप्टीज के थ्रू, यूनाइटेड स्टेट्स के जीनियस के थ्रू, उनके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर्स वगैरह, एम्बेसडर्स, ऑथर्स और कॉलेजेस, चर्चेस के थ्रू। लेकिन ठीक है, हम यहाँ पर लेकिन हमेशा मोस्ट इन द कॉमन पीपल, अब कॉमन पीपल के थ्रू वो शो करते हैं। तो इस तरह का प्रीफेस उन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास में इंक्लूड किया है, भूलना नहीं इसको। अगर ये लाइंस आ जाती हैं तो ये लीव्स ऑफ ग्रास में वॉल्ट विटमैन ने इंक्लूड किया है प्रीफेस के रूप में, इसीलिए तो इन्हें रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका बोला गया। ओके, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को नेशनल पोएट ऑफ मॉर्निंग बोला जाता था, जबकि विटमैन को नेशनल पोएट ऑफ सेलिब्रेशन बोला जाता था। ध्यान रखना, ये लाइन्स ध्यान रखना। ओके, नाम देके कैसे भी पूछ लेंगे कि नेशनल पोएट ऑफ मॉर्निंग अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एंड विटमैन को नेशनल पोएट ऑफ सेलिब्रेशन बोला जाता था। ओके, क्लियर है? चलो, और कितने साल के थे? क्या एज थी विटमैन की जब लीव्स ऑफ ग्रास अपीयर हुई बुक? 36 ईयर्स ओल्ड थे। ओके, ध्यान रखना इस चीज को। हाँ, वेरी गुड अमित, यस, वेरी वेल डन अमित, आपके फैक्ट बिल्कुल करेक्ट हैं। हाँ, दिस नॉवल इज अ स्टोरी ऑफ अ क्यूबन फिशरमैन सैंटियागो हु फेल्स to catch a fish for 84 days. The struggle between Santiago and Marlin symbolize the eternal struggle of mankind against nature. ठीक है, ये जो नॉवल है एक स्टोरी है एक क्यूबन फिशरमैन सैंटियागो की, जो कि 84 डेज उसे लग जाते हैं लेकिन एक भी फिश वो पकड़ नहीं पाता है। और ये जो स्ट्रगल है सैंटियागो एंड मार्लिन के बीच, ये सिंबल है, क्या सिंबलाइज करता है? एटर्नल स्ट्रगल दिखाता है मैनकाइंड और नेचर के अगेंस्ट। ठीक है, हाँ ठीक है, ध्यान रखना इसको। वॉल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, टी.एस. इलियट, ये बताओ किसका वर्क है ये बताना है आपको। ठीक है, फिर पोएम हम डिस्कस करते हैं और फेमस पोएम है। आंसर आपको दिख गया पर कोई बात नहीं, वेरी वेल डन रुचि। हाँ, ये है अर्नेस्ट हेमिंग्वे और उनका फेमस वर्क है द ओल्ड मैन एंड द सी। 1952 में ये वर्क दिखाई दिया था और 1953 में इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, ये आंसर है आपका अर्नेस्ट हेमिंग्वे। और किसे डेडिकेटेड था ये वर्क? मैक्सवेल पर्किंस को, जो कि एक लिटरेरी एडिटर थे। वेरी गुड। 1954 में इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था। देखो मैंने कल एक शॉर्ट्स अपलोड किया था, शॉर्ट, उसको ध्यान से देख लेना। टेलीग्राम पर मैंने वो पीडीएफ वे में भी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, और कुछ उसमें चेंजेस भी किए, तो उसको ध्यान से रीड कर लेना। वो सारे फैक्ट्स एक जगह हैं और इसी तरह से आप उनको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो, अपने नोट्स जरूर बनाओ। ठीक है, हाँ, नोबेल अवार्ड इन्हें मिला था। और एक और फैक्ट इनसे रिलेटेड है, एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या इन्होंने क्या किया था? इनको इटालियन गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया था, सिल्वर मेडल। क्यों दिया था? मिलिट्री वेलर के लिए, यानी कि इन्होंने बहादुरी दिखाई थी। क्या बहादुरी दिखाई थी? जो वाउंडेड इटालियन सोल्जर था ना, उसको इन्होंने बचाया था। तो इसीलिए जो इटालियन गवर्नमेंट थी, इनको उन्होंने क्या किया? अवार्ड दिया था
और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये वर्ड किससे रिलेटेड है, मेडाग्लिया डी अर्जेंटो, क्या मीन्स है इसका, मिलिट्री वेलर, यानी कि मिलिट्री बहादुरी के लिए इन्हें सिल्वर मेडल दिया गया था, इटालियन गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें अवार्ड दिया गया था। ओके प्रगति, ठीक है, ध्यान रखना इसको। इंपॉर्टेंट नोट्स देख लो इस पोयम के, द ओल्ड मैन एंड द सी के। तो इसमें एक्चुअली क्या स्टोरी बताई गई है, मार्लिन एक फिश है जो कि 18 फीट लॉन्ग है। ये जो सैंटियागो है ना, ये 84 डेज तक कोई फिश नहीं पकड़ पाता और अपने आप को अनलकी मानता है, सलाव बोलता है अपने आप को, सलाव, ठीक है। लेकिन फिर मार्लिन एक फिश है जो कि 18 फीट लॉन्ग है, उसे पकड़ता है और क्रिटिक्स इसको अट्रिम्फ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अट्रिम्फ, यानी कि एक जीत, क्योंकि उसे 84 डेज लग जाते हैं फिश पकड़ने में ही। और 85th डे को सैंटियागो अपनी डायरेक्शन जिस फिश की ओर ले जाता है उसे ग्रेट वॉल के नाम से जाना जाता है। और कौन से दिन वो सक्सीड होता है, 87th डे, ठीक है, यानी कि 84 दिन तक तो वो कुछ नहीं पकड़ पाता, फिर 85th डे पर वो अपनी डायरेक्शन जिस ओर ले जाता है उस डायरेक्शन को ग्रेट वॉल के नाम से जाना जाता है। 87 डे वो सक्सीड हो जाता है फिश को पकड़ने में, और इस बीच वो डीप सी में एक फिश को भी खाता है जिसका नाम है ट्यूना फिश। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, सोल्जर को बचाया था इसने, वेरी गुड। द ओल्ड मैन एंड द सी, हेमिंग्वे का निकनेम क्या था, PA, ध्यान रखना, ओके। हेमिंग्वे का निकनेम, इस निकनेम से जाने जाते थे ये। इनको अपना नाम नहीं पसंद था इसलिए इन्होंने ये निकनेम अपना रखा था। ये अपने नाम से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट इनको पसंद नहीं था इसलिए इन्होंने PA अपना नाम रखा था। 4 टाइम्स इन्होंने शादी की थी। और फर्स्ट राइटिंग की अगर बात करें तो इनका फर्स्ट राइटिंग वर्क था ट्रेपिस एंड टेबुला, जिसको हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। द बेल इन फॉर whom द बेल टोल्स 1940 इज, क्या थी, किस तरह की बेल थी ये, फ्यूनरल, इवनिंग, नाइट बेल या नन ऑफ दीज, बताइए किस तरह की बेल थी ये। फॉर whom द बेल्स टोल, और किसका वर्क है ये भी बता देना। वेरी गुड अमित, मूवेबल फीस्ट, ट्यूना, TUNA, ध्यान रखना इसको। हाँ, वेरी गुड सूर्या, वेरी वेल डन, वेरी गुड रुचि। ये थी आपकी फ्यूनरल बेल। हेमिंग्वे बेस्ड ऑन हेमिंग्वेज रियल लाइफ एक्सपीरियंस ड्यूरिंग स्पेनिश सिविल वॉर, ठीक है। उस टाइम ये एक वॉर रिपोर्टर थे और स्पेनिश सिविल वॉर चल रहा था, तो इन्होंने ये वर्क लिखा था फॉर whom द बेल टॉल्स, जो कि एक फ्यूनरल बेल है। और इस वर्क में रॉबर्ट जॉर्डन एंड मारिया की लव स्टोरी को दिखाया गया है। आपसे कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं तो ध्यान रखना, रॉबर्ट जॉर्डन एंड मारिया की लव स्टोरी को इस वर्क में दिखाया गया है। और ये जो टाइटल है ये मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ। ये जो टाइटल है ना इस वर्क का, जॉन डन की मेडिटेशन एंड प्रेयर से ये इन्होंने लिया है, ध्यान रखना इसको, रीड कर लेना एक बार। ओके, ठीक है। कंसीडर द स्टेटमेंट, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, स्टेट्समेंट नहीं, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना, स्टेटमेंट की स्पेलिंग गलत है। और ये जो क्वेश्चन है ना इसको ध्यान से रीड करना तब आंसर करना, ओके। बताओ किससे रिलेटेड है। इनको फिक्शन के लिए पुलित्जर प्राइज मिला। इन्होंने नॉवल लिखा था अंडर किलिमंजारो, डेब्यू नॉवल था इनका द सन ऑल्सो राइजेस। द ओल्ड मैन एंड द सी इज नरेटेड बाय एन एनोनिमस राइटर। तो कौन है ये, इजी हो जाता है आपके लिए। यस, वेरी गुड, जिसने आंसर किया है हेमिंग्वे। हेमिंग्वे के बारे में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखो क्योंकि ये बड़े होते हैं वहां पे देखने में, इनको डर मत जाना, देख के ध्यान से रीड करना। इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे एलिमिनेशन थ्योरी अप्लाई होती है। अगर आप 2 ऑप्शन भी जानते हो ना तो 99% चांस होते हैं कि आप करेक्ट मार्क करोगे, ठीक है। हेमिंग्वे थे।
ये वर्क देख लो ना, अभी तो डिस्कस किया हमने इस वर्क के बारे में, द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन इज नोन एज अ बुक ऑफ बाइबल, बुक ऑफ वुमेन, बुक ऑफ होमोसेक्सुअल, बुक ऑफ पीपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। और ये भी बता देना किसका वर्क है ये। ठीक है, वेरी वेल डन अमित। यस, और ये वर्क किस, बुक ऑफ पीपल किसका वर्क है, रॉबर्ट ली फ्रोस्ट का वर्क है। ठीक है, इसको किसी ने आंसर किया, बुक ऑफ पीपल इसको बोला जाता है। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 1914 में ये वर्क आया था। हाँ, ध्यान रखना, बुक ऑफ पीपल। एडवर्ड टॉमस ने इसे मोस्ट रिवॉल्यूशनरी बुक बोला है मॉडर्न टाइम्स की। पोइट्री कलेक्शन है ये इनका। ठीक है, ध्यान रखना। और नेबरली रिलेशंस इज द थीम ऑफ वन ऑफ फ्रॉस्ट पोएम। बताओ इनमें से कौन सी ली फ्रॉस्ट की पोएम है जिसकी थीम उन्होंने नेबरली रिलेशन रखी है। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने पोएम इनकी पढ़ी है। स्टूपिंग बाय वुड्स, मेंडिंग वॉल, बर्चेस, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये मेंडिंग वॉल तो मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किया हुआ है, बहुत पहले किया था, सर्च कर लेना, मिल जाएगा शॉर्ट्स में। हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से सॉल्व करिए क्वेश्चन। ओके, ठीक है, ठीक है। शौर्य, सूर्या, सॉरी, सूर्या। प्रगति, राधे रानी। हाँ, बुक ऑफ पीपल। वेरी गुड सूर्या, वेरी वेल डन, वेल डन विक्रांत। हाँ, वेरी वेल डन। ये है आपकी मेंडिंग वॉल, लिरिक फॉर्म है, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में ये देखने को मिलती है, लिरिक फॉर्म मेंडिंग वॉल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पोएम है। ठीक है, रीड कर लेना इस पोएम को, इसका एक एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, इस तरह की लाइन्स इसमें देखने को मिलती है। ओके, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, बहुत अच्छी पोएम है और आपकी एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है, सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। मोनोलॉग की तरह इसको लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में ये लिखी गई है, आप इसको एक कॉन्वर्सेशन पोएम कंसीडर कर सकते हो। हाँ, वेरी गुड प्रगति। ठीक है, स्टूपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इसको 1922 में इन्होंने लिखा था। ये पोएम भी इंपॉर्टेंट है और ये भी एनसीईआरटी में है। ओके, इस पोएम से रिलेटेड एक फैक्ट है, इसको आप ध्यान से रीड करो। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको बहुत ज्यादा पसंद थी, तो इसकी जो 4 लाइन्स थी पोएम की, वो उनकी टेबल पर, ऑफिस टेबल पर पाई गई। ये लाइन्स ध्यान से देखें, ये पूछा जा सकता है आपसे। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की टेबल पर ये मिली थी, लास्ट 4 लाइन्स। ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इन इस पोएम से थे। ओके, इस पोएम की थीम है सोशल ऑब्लिगेशन, पर्सनल डिजायर एंड द टेम्पटेशन ऑफ एस्केप फ्रॉम द डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ। यानी कि इसमें क्या दिखाया गया है, सोशल ऑब्लिगेशंस, पर्सनल डिजायर, इच्छा, टेम्पटेशन, ये सब कुछ इसमें शो किया गया है। म्यूजिक एंड मेलोडी से भरी हुई पोएम है और सिंबॉलिस्ट टेक्निक का वो इसमें यूज करते हैं। हाँ, ठीक है, वेरी वेल डन। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज अ फिलोसॉफिक पोएम विच वॉज पब्लिश्ड इन 1813, 9 कैंटोज में आई थी, 17 नोट्स इसमें लिखे थे, और शैली इज इंडेटेड टू गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस। इस पोएम का नाम बताओ। ये तो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन, इसका आंसर दो फर्स्ट। क्विक आंसर करोगे आप इसका। लास्ट की 4 लाइन्स इंक्लूडेड थी।
यस, गॉडविन की पॉलिटिकल जस्टिस पर बेस्ड थी। क्या आंसर कर रहे हो? ये तो हमने डिस्कस भी की है, और मुझे लग रहा है मैंने फर्स्ट या सेकेंड क्लास में इसको डिस्कस किया। आप रॉन्ग क्यों कर रहे हो आप लोग इस क्वेश्चन को? आंसर किया किसी ने? ये है क्वीन मैप। वेरी गुड चंद्रकला, वेरी वेल डन। हाँ, क्वीन मैप, क्वीन मैप गॉडविन की पॉलिटिकल जस्टिस पर ये पोयम बेस्ड है। ठीक है, पीबी शैली 1813 में इसको पब्लिश कराते हैं और फ्यूचर यूटोपिया को इसमें वो शो करते हैं। ये तो हमने पढ़ा था ना, यूटोपिया आप जानते हो, पैराडाइज लाइक क्वालिटीज जिसमें होती हैं। हु इज विजिटेड बाय द फेरी क्वीन मैग इन अ मिस्टिकल चैरियट ड्रॉन बाय विंग्ड हॉर्स। जो क्वीन मैब है वो एक मिस्टिकल चैरियट पर आती है जिसमें बहुत सारे विंग्ड हॉर्सेज हैं उसके चैरियट में। और क्या फैक्ट था इससे रिलेटेड? ठीक है, हेवंस लाइक दिखाया गया है जिसमें मैब जो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की इंसाइट्स को शो करती है जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है। हाँ, ध्यान से आंसर करो। और क्वीन मैब हमें कहाँ शो होता है ये फिगर? शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट में भी ये फिगर शो होता है। पीबी शैली की ये फेमस पोयम है, ध्यान रखना। चलो, शैली रोट अ डिफेंस ऑफ पोइट्री एज अ रिप्लाई टू द चार्ज मेड अगेंस्ट द पोइट्री बाय एज़रा पाउंड, टी.एस. इलियट, विलियम हैजलिट या टॉमस लव पीकॉक। मेरा ये मोटिव है कि मैं 500 क्वेश्चन जो रखूं मैं वो सारे ही अलग अलग रखूं, रिवीजन में वो दोबारा हो जाएं। ठीक है, मैं इसीलिए दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ क्वेश्चन, लेकिन आप ध्यान से पढ़ो। हाँ, कंफ्यूज इसलिए हो क्योंकि रिवीजन नहीं हो रहा है, और रिवीजन मस्ट है। अगर आप 1 घंटा सुबह को क्लास के लिए निकाल रहे हो तो शाम को 1 घंटा रिवीजन के लिए भी निकालो, वही आपके लिए प्रॉफिट वही देगा। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो और पढ़ रहे हो बहुत सारा तो फिर वो उसका कोई फायदा नहीं है। आप चाहे 4 वर्ड लर्न करो पर उनको रिवाइज करो, हर तीसरे दिन उस चीज को रिवाइज करो जो आपने पढ़ लिया है। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड, ये ठीक है आपका। टॉमस लव पिकॉक, 4 एजेस ऑफ पोइट्री, जो शैली है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखते हैं किसके रिप्लाई में? 4 एजेस ऑफ पोइट्री टॉमस लव पिकॉक की। ये सेमी बारबेरियन, द पोएट इज अ सेमी बारबेरियन इन अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी। ठीक है, ये पिकॉक की लाइन्स हैं, टॉमस लव पिकॉक ये लाइन्स बोलते हैं। और विलियम हैजलिट ने क्या बोला है इसको? द ट्रिम्फ ऑफ टायरनी, जो कि अनफिनिश्ड थी। टी.एस. इलियट, शैली सीम टू मी ऑलवेज आइडिया ऑफ एडोलसेंस। टी.एस. इलियट शैली को बोलते हैं क्या? आइडिया ऑफ एडोलसेंस। ये ध्यान रखना, लाइंस पूछी जा सकती है, बहुत लंबी लाइन है बट ये की वर्ड है, मैंने यहां इंक्लूड कर दिया। टी.एस. इलियट शैली को, कि शैली हमेशा मुझे कैसे प्रतीत होते हैं? आइडिया ऑफ एडोलसेंस, ध्यान रखना। There is a harmony in autumn, dear and yet dearer for its mystery, lest the grave should be like life and fear, a dark reality। ये लाइन कहाँ से है? मे बी ये प्रीवियस ईयर की लाइन है, प्रीवियस ईयर की किसी एग्जाम में थी ये। There is a harmony in autumn, dear and yet dearer for its mystery। कहाँ से लाइन है और किसकी है? किसकी लाइन है ये? पहचान लोगे इजीली? ये लाइंस हैं आपकी शैली के, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोयम है हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। आंसर किया शैली, शैली। ठीक है, इसमें प्लेटोनिक सेल्फ डेडिकेशन टू द डिवाइन स्पिरिट। अब इसको समझो, प्लेटोनिक सेल्फ डेडिकेशन मीन्स जो प्लेटो है ना, प्लेटो की थ्योरी को उन्होंने इसमें शो किया है हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी में। ले हंट की द एग्जामिनर में वो इसको पब्लिश कराते हैं और इसमें इन्होंने प्लेटोनिक थ्योरी को दिखाया है, यानी कि जो इन्फ्लुएंस था प्लेटो का वो शैली पर साफ साफ दिखाई देता है। किसके थ्रू? जो ट्रांसडेंटलिज्म था उसके थ्रू। हाँ, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी पर बेस्ड है, वेरी गुड। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, सेल्फ डेडिकेशन टू द डिवाइन स्पिरिट, और ले हंट की द एग्जामिनर में ये पब्लिश हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोयम है, ध्यान रखना। शैली डिवाइन स्पिरिट बुलाते हैं इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को।
ठीक है। ओजिमेंडियस ये भी एक सोनेट है जो कि शैली का सोनेट है, और ये इसलिए रखा है क्योंकि ये दोनों ही वर्क ले हंट जो उनके फ्रेंड थे उनकी उनकी जो मैगजीन थी द एग्जामिनर उसमें पब्लिश कराए गए थे। ठीक है, द एग्जामिनर में ओजिमेंडियस एंड हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी 1817 में। ओके, चलो नेक्स्ट। दिस इज द वर्क ऑफ शैली, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1824 एक्ट्स में और क्लोजेट ड्रामा है। वेरी इजी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। क्लोजेट ड्रामा है शैली का, 1820 में लिखा था 4 एक्ट्स में। गुड आफ्टरनून जैस्मिन। बताइए, लिरिकल ड्रामा भी आप इसको बोल सकते हो। एशिलस से इंस्पायर था ये वर्क। वेरी गुड जैस्मिन, ये है प्रोमीथियस अनबाउंड। लिरिकल ड्रामा है, क्लोजेट ड्रामा भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, ओके। नोएल कॉवर्ड was so inspired by Shelley's Skylark that he gave the title to his comic play from the word of the first stanza. The title is, ये जो नोएल कॉवर्ड थे ये शैली के स्काईलार्क से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। द टाइटल टू हिज कॉमिक प्ले फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेंजा। तो ये टाइटल आपको बताना है, उन्होंने अपने कॉमिक प्ले का क्या टाइटल रखा था फर्स्ट स्ट्रेंजा के लिए। एंड योर आंसर इज ब्लिथ स्प्रिट। ठीक है, ब्लिथ स्प्रिट उन्होंने रखा था। ए सही होगा यहाँ पर, ब्लिथ स्प्रिट। ये नाम याद रखना, नोएल कॉवर्ड शैली के स्काईलार्क को उन्होंने एक टाइटल दिया था टू हिज कॉमिक प्ले फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेंजा, ब्लिथ स्प्रिट। ठीक है, वेरी गुड। चलो, जूलियन एंड मेडेलो अ कॉन्वर्सेशन इज अ पोएम ऑफ। इस तरह के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, जूलियन एंड मेडेलो अ कॉन्वर्सेशन इज अ पोएम ऑफ, किसकी पोएम है, बस ये बता दो। ये लाइंस वाले क्वेश्चन कम आते हैं, एक आध क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो इन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो फैक्ट्स हैं आप उनको क्लियर करो। तो इसका आंसर है यस। पोएम बता दो किसकी है, आई एम वेटिंग। 617 लाइन्स में ये पोएम है और शैली की पोएम है। ठीक है, पीबी शैली के हीरोइक कपलेट में ये लिखी गई है और इसमें जूलियन एंड मेडेलो के बीच कॉन्वर्सेशन को शो कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इस पोएम से रिलेटेड ध्यान रखना, जूलियन इसमें खुद शैली है और मेडेलो कौन है, बायरन है। दोनों की कॉन्वर्सेशन को दिखा रहे हैं और इसकी थीम इन्होंने रखी है द पावर ऑफ इनोसेंस एंड गुड इज रिफ्लेक्टेड टू अ लिटिल चाइल्ड। अब ये जो लिटिल चाइल्ड है ना, एलेग्रा, ये किसकी बेटी है, ये बायरन और क्लेयरमॉन्ट की बेटी है, डॉटर है। ये जो क्लेयरमॉन्ट एंड बायरन है, इनकी इलेजिटिमेट डॉटर ये मानी जाती है। तो इस तरह की स्टोरी को इसमें दिखाया है, द पावर ऑफ इनोसेंस। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किस पोएम में शैली और बायरन की हमें ग्लांस देखने को मिलती है, या फिर है ना इसकी थीम देके पूछ लेंगे द पावर ऑफ इनोसेंस किस पोएम की थीम है। तो जूलियन एंड मेडेलो एक कॉन्वर्सेशन पोएम है, किस किस के बीच, जूलियन एंड मेडेलो के बीच, जिसमें जूलियन शैली है और मेडेलो बायरन है। वेरी वेल डन, हाँ ये ठीक है आपका, वेरी गुड, ये सभी का आंसर ठीक है। आई कॉटेड द फेयर फॉर एलिस एंड एज मच एज चिल्ड्रन कुड अंडरस्टैंड आई एक्सप्लेन। ये तो बता दोगे आप, इजी क्वेश्चन है, बताइए। I explained to them what coyness and difficulty and Daniel meant in madness, who said. इसमें क्या कह रहे हैं, I courted the fair Alice when and as much as children could understand. इसमें एलिस को वो शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं कि 7 years का एक्सपीरियंस जिसमें होप भी मिलती है और डेस्पेयर भी। ठीक है, वो कॉयनेस की जो नुएंसेस हैं, मींस जो सूक्ष्मता है, कॉयनेस यानी कि शाइनेस जो है उसकी सूक्ष्मता को वहां शो कर रहे हैं। कौन, हाँ वेरी गुड, चार्ल्स लैम्ब, डी है ना, ड्रीम चिल्ड्रन में। लैम्ब इसमें एलिस को देखते हैं और एलिस कौन है, एक गर्ल है और शी रिजेंबल्ड हर मदर, वो अपनी जो मदर है उसकी
पहचान है, उसकी परछाई की तरह से शो होती है। वेरी वेल डन अमित। हाँ, वेरी गुड प्रगति, रुचि, जैस्मिन, चंद्रकला, ठीक है, आप सभी का आंसर ठीक है। ये कौन है? लैम्प इन ड्रीम चिल्ड्रन, जो कि एक रेवरी है। रेवरी का मीन्स क्या होता है? दिवा स्वप्न। ओके, God had preserved to me my senses. I eat and drink and sleep and have my judgment. I believe very sound. किसके वर्ड है? देखो, God had preserved to me my senses. I eat and drink and sleep and have my judgment. I believe very sound. ये जो चार्ल्स लैम्ब थे, ये इनकी जो लाइफ थी बहुत ही उतार चढ़ाव से भरी हुई थी, है ना। तो इनकी सिस्टर भी मैड होती है वहां पे, और जब भी इनके साथ कुछ होता था तो ये जो इनके फ्रेंड्स थे, इनके क्लोज फ्रेंड जो थे, वर्ड्सवर्थ, एस्ट्री कॉलरिज, सदे, हैजलिट, ये इनके फ्रेंड्स में से आते थे, तो उनको लेटर लिखते थे। और इनके क्लोज फ्रेंड में कौन माना जाता है? इनके क्लोज फ्रेंड में आते हैं सबसे ज्यादा कॉलरिज, कॉलरिज और रॉबर्ट सदे। ठीक है, कॉलरिज को ये एक लेटर लिखते हैं, जिसमें कब लिखते हैं ये लेटर? उनकी डेथ पर, क्योंकि वो इनके बहुत ज्यादा क्लोज थे, चार्ल्स लैम्ब के। तो ये लाइंस वहीं से ली गई हैं। गॉड हैड प्रिजर्व टू मी माई सेंसेस, आई ईट एंड ड्रिंक एंड स्लीप एंड हैव माई जजमेंट, आई बिलीव वेरी साउंड। हाँ, लेटर टू कॉलरिज में ये लिखते हैं। डेथ ऑफ कॉलरिज कब हुई थी? 1834 में। और इनकी डेथ कब हुई थी? टाइप कीजिए ईयर। Lear is essentially impossible to be represented on the stage. On the stage, we see nothing but corporal infirmities and weakness, the importance of rays while we read it. ये लियर के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। We see not Lear, but we are near him. We are in his mind. हमने लियर को नहीं देखा, ओके, लेकिन वह हमारे माइंड में है, हमारे पास है। We are sustained by a grandeur which baffles the malice of daughters and storms. Whose comment? किसका कमेंट है ये? किंग लियर के लिए। चार्ल्स लैम्ब, हैजलिट, अर्नोल्ड या टेनिसन? हाँ, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन चंद्रकला। सेम ही ईयर में दोनों की डेथ हुई थी, ध्यान रखना। बताइए किसका कमेंट है ये किंग लियर के बारे में? यस, ये कमेंट है आपका चार्ल्स लैम्ब का। चार्ल्स लैम्ब लिखते हैं, ठीक है, इन द एब्रेशंस ऑफ हिज रीजन वी डिस्कवर अ माइटी इरेग्युलर पावर ऑफ रीजनिंग। किंग लियर के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। ओके, हु रोट जॉन वुडविल इन ब्लैंक वर्स? बायरन, टेनिसन, कॉलरिज या चार्ल्स लैम्ब? जॉन वुडविल 1802, ये ब्लैंक वर्स में किसका वर्क है लिखा हुआ? बताइए। जो राइटर्स के, ऑथर्स की वर्क वगैरह है ना, वो सभी देख लेना अच्छे से। जो भी पोयम है उनकी, कोई भी पोयम या वर्क बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चंस आपके इन्हीं से रिलेटेड होंगे। 3 से 4 भी नहीं, वो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं ना, अगर एग्जाम वैसा आया तो और भी ज्यादा आपको वर्क्स देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से रीड कर लेना सारे वर्क्स। हाँ, ये हो जाते हैं आपके चार्ल्स लैम्ब। ये एक ट्रेजिक ड्रामा वो लिखते हैं, फर्स्ट प्ले ये उनका कंसीडर किया जाता है, और फाइनेस्ट एफर्ट इसको माना जाता है उस टाइम का। लैम्ब का फर्स्ट प्ले ये कंसीडर किया जाता है। ट्रेजिक ड्रामा है, जॉन वुडविल, ध्यान रखना। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, इसके कैरेक्टर्स देख लीजिए। सेंट्रल कैरेक्टर में जॉन वुडविल है, ओके। ही इज अ मैन टॉर्न बिटवीन लॉयल्टी टू हिज फैमिली एंड हिज ओन डिजायर्स, जो कि अपनी फैमिली और अपने डिजायर्स के बीच फंसा हुआ है। वॉल्टर वुडविल अदर कैरेक्टर है, वेरी गुड, हाँ, ये ठीक है आप सभी का। और साइमन वुडविल एंड मार्गरेट, ठीक है, ये वुडविल से अदर कैरेक्टर आपको पहचान में आ जाएंगे। मार्गरेट याद रखना, एक ऑर्फन है जो वुडविल्स जिसकी केयर करता है, ओके, और जो फैमिली के डिवीजन का कारण बनती है। फैमिली में जो मतभेद वगैरह होते हैं उसके कारण का ये, उसका ये कारण बनती है। तो इस तरह की कुछ स्टोरी है। जॉन वुडविल, प्ले है चार्ल्स लैम्ब का, ओके। ये बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसाबेल मैरियाना, रिकलेक्शन ऑफ अरेबियन नाइट्स, ओड टू मेमोरी, द पोएट, द मरमेड, किसका वर्क है? किसके वर्क है ये? हाँ,
ये इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे, इजी है। हाँ, यस यस अमित। और ये किसके वर्क है? टेनिसन के वर्क है। पोयम्स चीफली लिरिकल, आंसर किया किसी ने? पोयम्स चीफली लिरिकल टेनिसन के वर्क है 1830 में, ध्यान रखना ये वर्क। इसाबेल मैरियाना रिकलेक्शन ऑफ, देखो ऑड टू मेमोरी से बोल रहे होंगे, शैली का है ना, क्योंकि इस तरह के वर्क हमें शैली के देखने को मिलते हैं, बट ये वर्क हमारे टेनिसन के हैं, ध्यान रखना। इसाबेल से, ठीक है ठीक है। टेनिसन के वर्क है। पोयम्स चीफली लिरिकल, जो इनका कलेक्शन ऑफ पोयम्स आया था 1830, उसमें ये शो होते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है। डैश इज बेस्ड ऑन द आर्थरियन लीजेंड, इट इज रिलेटेड टू द एपिसोड ऑफ द क्वेस्ट ऑफ द होली ग्रेल। ये तो मैंने आपको कराया भी था, और पहचान भी लोगे किसका वर्क है, क्योंकि आपको पता है इस थीम पर बेस्ड कौन लिखता था। हाँ, यस बताइए। इसीलिए मैंने दो ऑप्शन रखे थे, ध्यान से आंसर करना। ये सी और डी में जरा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही ध्यान से आंसर करो। ठीक है ठीक है, वेरी गुड, ये डी है, सर गालाहेड। ये सन है किसके? सर लैंसलॉट के, और आर्थरियन लीजेंड पर ये बेस्ड है। क्वेस्ट ऑफ द होली ग्रेल एपिसोड इस वर्क में हमें देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट वर्क है। किसका वर्क है बताना जरा, किसका वर्क है ये? हाँ, वेरी वेल डन, ये टेनिसन का वर्क है। हॉली ग्रेल एक लेजेंडरी कप है जो क्राइस्ट वगैरह यूज करते थे अपने लास्ट सपर के लिए, ध्यान रखना इसको, ठीक है। लास्ट सपर जो होता था ना, उसके लिए वो होली ग्रेल, ये एक लेजेंडरी कप था, इसका यूज करते थे। तो ये जो सर गाला हेड है, इसमें वो इसी कप का यूज करते हुए शो होते हैं, ठीक है। 3 नाइट्स इसमें हमें शो होते हैं। क्या क्या नाम थे उनके? गाला हेड, परसीवल एंड बोर्स। कैरेक्टर पूछे जा सकते हैं आपके, इनको कैरेक्टर्स को आप ध्यान रखना। वेरी गुड, हाँ, टेनिसन का वर्क है गाला हेड, परसीवल एंड बोर्स। और इस वर्क में किस चीज पर जोर डाला गया है? ये लिरिक है, किस चीज पर जोर डाला गया है? सेलिबेसी, वर्जिनिटी, प्योरिटी एंड डिवोशन। सेलिबेसी किससे रिलेटेड है? वन वर्ड में रीड किया होगा ना आपने, लिखना जरा, सेलिबेसी किससे रिलेटेड है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, ये थीम भी हो सकती है, या फिर ये पूछा जाए कि कौन सा वर्क टेनिसन का बेस्ड है, सेलिबेसी, वर्जिनिटी, प्योरिटी एंड डिवोशन। सो योर आंसर इज सर गालाहाड, जिसमें एक जो ये कप दिखाया गया है, इस कप का नाम भी आप अच्छे से याद रखना, होली ग्रेल। एक लेजेंडरी कप है जो जीसस क्राइस्ट के कप को एज अ लास्ट सपर वो यूज करते थे, उसको शो किया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सर गालाहेड जो है, इनकी डेथ हो जाती है, तो ये ऐसा माना जाता है कि ये जो कप है फिर इसको हेवन में रखा जाता है। ओके, सेलिबेसी आंसर किया किसी ने? द पासिंग ऑफ आर्थर इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द लॉक्सले हॉल, मॉर्टे डी आर्थर, द प्रिंसेस मॉड। बताइए, आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 234 का, बताइए जल्दी से। वन वर्ड में पढ़ते हो ना आप, सेलिबेसी का मीन्स?
ठीक है, वेरी गुड अमित, यस यू आर राइट। आंसर इज वेरी वेल डन। ये हो जाते हैं आपके मॉर्टे डी आर्थर। ठीक है, वेल डन प्रगति, वेरी वेल डन। मॉर्टे डी आर्थर ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, द पासिंग ऑफ आर्थर, जिसमें वो स्वॉर्ड दिखाई जाती है ना। याद आई स्टोरी कि वो किंग बोलते हैं उसको ले जाने को, उस स्वॉर्ड को, और वो बार बार उसको कहीं और रख के आ जाता है ना, 3 टाइम्स ऐसा करता है। हाँ, मॉर्टे डी आर्थर, ध्यान रखना। सर बेडीवरे, ये नाइट याद है आपको, ये नाइट, इस नाइट पर बेस्ड स्टोरी है, लास्ट सर्वाइवल है, द राउंड टेबल का ये कैरेक्टर पूछा जा सकता है आपसे। सर बेडीवरे टेनिसन के वर्क में है द पासिंग ऑफ आर्थर, जो कि मॉर्टे डी आर्थर का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। और एक रात बेडीवरे जो है आर्थर के पास खड़ा हुआ लेमेंट कर रहा होता है, जो स्वर्ड है, आर्थर उसको एक काम सौंपते हैं और वो उस काम को पूरा बहुत लेट करता है ना। Which play of Tennyson is not a play of historical trilogy? इनमें से कौन सा वर्क टेनिसन का हिस्टोरिकल ट्रायलॉजी पर बेस्ड नहीं है? कोई भी 3 इसमें हिस्टोरिकल ट्रायलॉजी है और एक उनसे अलग है। हाँ, ध्यान रखना इसको। एक्सकैलिबर, वेरी गुड अमित। क्वीन मैरी, हेरोल्ड, बैकेट या द कप? एंड आंसर इज द कप। ठीक है, ये तीनों हिस्टोरिकल ट्रायलॉजी पर बेस्ड है, क्वीन मैरी, हेरोल्ड एंड बैकेट। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस वर्क, ऑफ दीज वर्क। क्वीन मैरी, ये क्वीन मैरी जो है क्वीन ऑफ स्कॉट्स है और उनके शासनकाल, उनका शासन वहां पर दिखाया गया है। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल टेंशन जो उस टाइम पर चल रही थी उसको इसमें शो किया गया है, यानी कि किस तरह की टेंशन चल रही थी। कैथोलिसिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म के बीच जो स्ट्रगल चल रहा था वो क्वीन मैरी में टेनिसन शो करते हैं। दूसरा वर्क है हेरोल्ड। इस वर्क में दिखाया गया है हेरोल्ड गॉडविंसन को, लास्ट एंग्लो सैक्सन किंग जो इंग्लैंड के थे, विलियम द कॉन्क्वर के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट शो किया गया है। और अगर थीम की बात करें तो बेट्रेयल, लीडरशिप और क्लैश ऑफ कल्चर्स इसमें रखे गए हैं। कैरेक्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, कैरेक्टर्स ध्यान रखना। ठीक है, और बैकेट ये भी हिस्टोरिकल ट्रायलॉजी में से एक है और टॉमस बैकेट की स्टोरी को ये वर्क बताता है। आर्क बिशप है ये कैंटरबरी के, जिसमें किंग हेनरी सेकंड के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट शो किया जाता है। जस्टिस, रोल ऑफ द चर्च इस वर्क में दिखाया गया है। ये तीनों ट्रायलॉजी हैं टेनिसन की हिस्टोरिकल, ध्यान रखना। हाँ, टेनिसन स्वैन सॉन्ग इज, टेनिसन का स्वैन सॉन्ग कौन सा माना जाता है? ये इजी क्वेश्चन है, ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए आपका किसी का भी। किस चीज में कंफ्यूज हो? हेरोल्ड, कप, बैकेट, फाल्कन, क्वीन मैरी? हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये हो जाता है आपका क्रॉसिंग द बार 1889। ओके, अभी रिव्यू करते हैं हमें, एक सेकेंड। ओके, 1889 में इनका ये स्वैन सॉन्ग आया था, क्रॉसेस द रिवर सॉलेंट, द पोएम कम टू हिम इन अ मोमेंट। 4 स्टेंजा में ये पोएम इनकी शो हुई थी, क्रॉसिंग द बार, ध्यान रखना। शॉर्ट लिरिक पोएम है। ठीक है, ठीक है। और इसे कब लिखते हैं वो? जब वो रिवर सॉलेंट को क्रॉस कर रहे होते हैं। ये जो रिवर है ना, रिवर सॉलेंट, इसका ध्यान रखना, ये नाम पूछा जा सकता है आपसे इस रिवर का। तो ये जो टेनिसन का स्वैन सॉन्ग है क्रॉसिंग द बार, ये इस रिवर को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो ये उस मूवमेंट पर बेस्ड है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी पोएम टेनिसन ने एक मूवमेंट पर लिखी है 4 स्टेंजा में। सो योर आंसर इज उनका स्वैन सॉन्ग क्रॉसिंग द बार, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर?
ओके अमित, मैं चेक करूंगी इसको। ओके, चेक कर लूंगी मैं द कप है या नहीं है। फॉकनर सटायर ऑफ द फिलिस्टीन डिसेप्शन, क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। फॉकनर्स सटायर ऑफ द फिलिस्टीन डिसेप्शंस ऑफ द रूटलेस सदर्नर who seized wealth and power in the chaotic civil war prolonged can be referred as। yes, बताइए, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। फॉकनर का जो सटायर था फिलिस्टीन डिसेप्शंस पर, ठीक है, ऑफ द रूटलेस सदर्नर, जो कि सीज कर देता है वेल्थ एंड पावर को काउटिक सिविल वॉर के ड्यूरिंग, रेफर किया जाएगा कौन सा? योकना पटवा, ये वर्क का नाम गलत है, थोड़ा सा ठीक कर लेना। स्नॉब्स, स्नोपिज्म, ग्लोबल साउथ, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है। ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है, आंसर होगा इसका सी, स्नोपिसिज्म। ए तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये स्नोप फैमिली पर बेस्ड था, तो इसके लिए वर्ड चूज करोगे आप स्नोपिसिज्म। सी विल बी द राइट आंसर हियर, ठीक है, स्नोप्स नहीं, स्नोपिसिज्म, स्नोप फैमिली पर बेस्ड था, ठीक है, करेक्ट वर्ड यूज करोगे आप। चेक करके ही मैंने ये वर्ड यहाँ, ये जो आंसर है ये लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। स्नोपिसिज्म, ठीक है, स्नोप फैमिली पर बेस्ड है। फॉकनर का नॉवल, टाइप ऑफ कैरेक्टर और बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड बाय अनस्क्रपलसनेस, हार्टलेसनेस एंड रिलेटनेस, ठीक है। चलो, क्लियर है ना? ये स्नोप फैमिली तो हमने डिस्कस किया था ना प्रीवियस क्लास में। स्नोप फैमिली किस तरह का वर्क था? हाँ, ठीक है, हाँ, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन था। द लेडी ऑफ शैलेट इज अ नैरेटिव पोएम दैट डील्स विद ट्रेजिक ऑफ लव। कौन से कैरेक्टर शो किया गया है ट्रेजिक ऑफ लव? ध्यान रखना। हाँ, लेडी ऑफ शैलेट एक नैरेटिव पोएम है जो ट्रेजिक ऑफ लव, किसके ट्रेजिक ऑफ लव पर बेस्ड है और किसका वर्क है, ये भी लिख देना, इससे आपको रिकॉल होते रहेंगे। इजी है ये, तो लिख दिया आपने। लेडी ऑफ शैलेट किसका वर्क है? टेनिसन का वर्क है ना? टेनिसन की नैरेटिव पोयम है, और एलेन इसमें कैरेक्टर देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको रीड कर लेना आप, क्लास में डिस्कस करते हैं कल इस वर्क को। लेडी ऑफ शैलेट जो कि टेनिसन की नैरेटिव पोयम है 4 पार्ट्स में। शैलेट एक आइलैंड है और एलेन के ट्रेजिक लव को ये शो करता है। हाँ, वेरी गुड शिवा, वेरी वेल डन। हाँ, ठीक है, एलेन ए आंसर करेक्ट होगा। हाँ, ठीक है। I had seen birth and death, but had thought they were different. Their birth was hard and bitter agony for us, like death, our death. The above mentioned lines are taken from the love song of J. Alfred Prufrock, The Hollow Man, Journey of the Maggie, The Wasteland. Previous year का question है, previous year में पूछा गया था। I had seen birth and death, but had thought they were different. Their birth was, ठीक है, मैंने दोनों देखे हैं, बर्थ भी देखा है, डेथ भी देखा है, but had thought they were different, their birth was। इंपॉर्टेंट लाइन है, किस वर्क से है और किसका ये वर्क है, ये भी लिख देना। अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं किए हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना, ओके। और ये वर्क है आपका, हाँ, वेरी गुड जैस्मिन, वेरी वेल डन। ये है जर्नी ऑफ द मैगी, ओके, जर्नी ऑफ द मैगी किसका वर्क है? इलियट का वर्क है, जो कि अपने आप को एंग्लो कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी पोएट्री के थ्रू, और इसको एरियल पोएम्स, ये कलेक्शन था जिसमें रखते हैं, एंड ऐश वेडनेसडे में, ओके।
टुक ऑन अ डिसाइडेडली रिलीजियस कैरेक्टर, क्योंकि वो अपने आप को एंग्लो कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एरियल पोएम्स में ये रखते हैं। इन द पोएम इलियड स्टोरी को बता रहे हैं बिब्लिकल मैगी, जो कि बेथलेहम की ओर ट्रेवल कर रही है और न्यूबॉर्न जीसस से मिलती है। और किसके अकॉर्डिंग? गॉस्पल ऑफ मैथ्यू। ये गॉस्पल ऑफ मैथ्यू स्टोरी है, ठीक है, पास्ट की, जिससे ये लिए गए हैं। ध्यान रखना, हाँ ठीक है, जर्नी ऑफ द मैगी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो, इस तरह की पोएम के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना है। जो माइनर वर्क है ना, उनके इंपॉर्टेंट लगते हैं, उनको अच्छे से रीड कर लेना। नैरेटिव है और एलिनेशन की थ्योरी को इसमें उन्होंने दिखाया। मीन्स थीम क्या रखी है? एलिनेशन। एलिनेशन मीन्स सॉलिसिटर, ठीक है, यानी कि अकेलापन। इस तरह की थीम को इन्होंने इसमें रखा है, जर्नी ऑफ द मैगी। हाँ, ये उनकी फेमस सीरीज थी, फेबर एंड फेबर। ये नाम आप याद रखना, फेबर एंड फेबर टीएस इलियट की फेमस सीरीज थी, जिसमें बहुत सारे ऑथर्स ने कोलैबोरेटेड किया था, यानी कि बहुत सारे ऑथर के जो वर्क थे वो उस सीरीज में देखने को मिलते हैं, साथ साथ टीएस इलियट के भी। फेबर एंड फेबर याद रखना, टीएस इलियट से रिलेटेड है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज नॉट बिलोंग टू रोमांटिक पोइट्री? हाइपेरियन, लिरिकल बैलेड्स, क्रिस्टाबेल, द वेस्टलैंड। वेरी इजी क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वर्क रोमांटिक पोइट्री से बिलोंग नहीं करता है? वर्क भी लिख दो, किस किस के हैं सारे, फटाफट से टाइप करो। हाइपेरियन किसका है? लिरिकल बैलेड्स किस किसका है? क्रिस्टाबेल और द वेस्टलैंड। और ये भी लिख देना कि कौन कौन से एरा से या रिलेट करते हैं। हाँ, वेरी गुड शिवा। द वेस्टलैंड किसका वर्क है? ये हाइपेरियन तो कीट्स का है, लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज का है, क्रिस्टाबेल कॉलरिज की है, द वेस्टलैंड इलियट का है। हाँ, वेरी गुड अमित, मॉडर्न एज से रिलेट करते हैं, वेरी वेल डन। तो द वेस्टलैंड इज द राइट आंसर, इलियट का है। ये एक मॉडर्निस्ट थे, बाकी तीनों वर्क रोमांटिक पोएट्स के हैं, रोमांटिक पोएट्री से। देखो एलिमिनेशन थ्योरी यहाँ पर कितना अच्छा यहाँ आप कर सकते हो, है ना। लिरिकल बैलेड्स जानते हो, हाइपेरियन कीट्स का है, क्रिस्टाबेल कॉलरिज का है, तो तीनों रोमांटिक पोएट्स से, ठीक है। ये लेट रोमांटिक पोएट्स में आते हैं कीट्स। और द वेस्टलैंड ये तो मॉडर्निस्ट थे, तो इजीली फाइंड। इस तरह का क्वेश्चन कैसे डील करोगे आप, ध्यान से। हाँ, वेरी वेल डन, टीएस इलियट। Which of the following is not held to be one of the four primary fluids to determine a person's physical condition and type of character? रेफरेंस है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ब्लड, सैंग्विस, कॉलेर और मेलेंकली। और बता देना कि वो फोर्थ वाला है कौन सा। 4 प्राइमरी फ्लूइड्स बताए हैं, ठीक है, एक पर्सन की जो फिजिकल कंडीशन होती है और टाइप ऑफ कैरेक्टर, जो कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के रेफरेंस से है। और ये भी बता देना ये टर्म किससे रिलेटेड है। हाँ, रोमांटिक एज से हैं तीनों। जब किसी क्वेश्चन को रीड करते हो ना, तो उसके सभी टर्म को अपने आप से उसका पोस्टमार्टम टाइप कर दिया करो, ठीक है, सारे ऑप्शंस। और जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करो तो ये भी देखना कि एग्जामिनर ने क्या सोच के दूसरे ऑप्शंस रखे हैं, जिससे कि जो एस्पिरेंट्स है उनको उलझाया जा सके। वेरी वेल डन, ये सभी का ठीक है आपका। सैंग्विस कौन सा था ये वाला? हाँ, वेरी गुड, किसने आंसर किया? ओके, वेरी वेल डन अमित। हाँ, फ्लेम, ठीक है, किससे रिलेटेड है ये टर्म? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। टाइप कर दीजिए फटाफट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ प्रोटियस एंड ऑल ट्राइटन? ये तो इतनी बार क्लास में डिस्कस किया है ना, अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट है तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। ये हमने टीजीटी की क्लास में बहुत ज्यादा डिस्कस किया है ये क्वेश्चन। किस फॉलोइंग पोएम में हमें प्रोटियस एंड ऑल ट्राइटन का रेफरेंस देखने को मिलता है? पीजीटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वेरी गुड विक्रांत, वेरी वेल डन। बेन जॉनसन, हाँ ठीक है। एंड योर आंसर इज, देखो पोएम के बीच में से पूछा हुआ है, इसलिए पोएम रीड करनी भी इंपॉर्टेंट है। किसका वर्क है?
वेरी गुड विक्रांत, ये हो जाता है सी, द वर्ल्ड इज टू मच। 1802 में ये वर्क आया था, 1807 में इसको लिखा गया था और ये है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ। लाइंस देख लो एक बार, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सू, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स। ये इसके कीवर्ड्स हैं इस पोयम के। ये पूछा जा सकता है आपसे, गेटिंग एंड स्पेंडिंग अगर इस तरह की वर्ड्स देकर पूछ लिया जाए तो ये द वर्ल्ड इज टू मच है बाय वर्ड्सवर्थ। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, अ सॉर्डेड बून, दिस सी दैट बेयर्स, और ये टीजीटी में लाइन्स आई थी, दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, द winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It moves us not, great God. I would rather be a pagan suckled in a creed out one. ये pagan वाले भी ध्यान रखना. So might I, standing on this pleasantly, have glimpses that would make me less forlorn, have sight. देखो ये आ गए, Proteus rising from the sea, जो कि sea से उगते हुए उठते हुए आ रहे हैं, एंड ऑल ट्राइटन, जो कि वहां एक शंख की तरह से उसको बजा रहे हैं, ब्लो हीज रेथ होर्न। ये लाइन यहां से पूछी गई थी, द वर्ल्ड इज टू मच से, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। हाँ, अ सॉर्डेड बून याद रखना, गेटिंग एंड स्पेंडिंग याद रखना, ये वाली लाइन याद रखना, अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउट वॉर्न। ठीक है, आंसर ठीक है ना सभी का ये? वेरी वेल डन। हाँ, मटीरियलिज्म को उन्होंने यहाँ कंडम किया था। ठीक है, ऑब्सोलीट वर्ड मिल जाए, कंडम मिल जाए, तो इस तरह के वर्ड्स को आपको ध्यान रखना होगा। ओके, एक क्वेश्चन ये मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, इसका आंसर देना। हियर कॉफीन दैट स्लोली पासेस, आई गिव यू माई स्प्रिंग ऑफ लिलैक, दीज लाइन अपीयर्स इन। ये लाइन हमें किस वर्क में शो होती है और किसका ये वर्क है? ठीक है, हियर कॉफीन दैट स्लोली पासेस, आई गिव यू माई स्प्रिंग ऑफ लिलैक। ये जो लिलैक है ना, ये बाय मिस्टेक वहां बर्ड बोला गया, बट ये एक फ्लावर है। ठीक है, पर्पल कलर का फ्लावर है जो कि उस कॉफीन पर रखा गया है। हाँ ठीक है, तो ये कौन सी पोयम है? इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा इंक्लूड किया कि कोई भी गलत फहमी ना हो, क्योंकि पता नहीं चलता क्वेश्चन वहां किस तरह से पूछ लिया जाए। लिलैक को ही पूछ लिया जाएगा कि ये क्या चीज है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हाँ वेरी गुड, ठीक है, वेरी वेल डन। ये है आपका व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डूरयार्ड ब्लूम्ड। ये हो जाती है आपकी एक लॉन्ग एलेजी, किसकी डेथ पर लिखते हैं? अब्राहम लिंकन, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। हाँ, ये विटमैन की है। वेरी गुड। 3 सिंबल्स इसमें शो किए थे उन्होंने, स्टार, ह्यूमन लव, पॉइंट ऑफ द सोल एंड कैरल ऑफ डेथ। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, कल मीन्स परसों की क्लास में। हाँ, वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड वाज कंप्लीटेड इन, वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर कीजिए फास्ट। वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड है वो कब कंप्लीट हुई थी और पब्लिश कब हुई थी, ये भी लिख देना। वेरी गुड, हाँ ये ठीक है सभी का आपका। ठीक है, वेरी वेल सर। 1805 इज द राइट आंसर। फर्स्ट वर्जन 1799 में लिखा था, सेकंड इसका 1805 में आया था, और 1850 पॉस्थ्यूमसली इसको पब्लिश कराया गया था बाय हिज वाइफ। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट इज द सबटाइटल ऑफ विच पोएम? ये किस पोएम का सबटाइटल है? वेरी गुड विक्रांत। हाँ, द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। वेरी वेल डन अमित, ठीक है। एंड आंसर इज, किसका सबटाइटल है, कौन सी पोएम का? वेल डन रुचि, वेरी गुड रुचि। रुचि का ठीक है आंसर ये बी, द टेबल टर्न्ड का सबटाइटल है, जिसमें अपने फ्रेंड मैथ्यू, जो कि एक बुक वॉर्म है, उसे क्या बोल रहे हैं? उठो और इन बुक से बाहर निकल के देखो, नेचर कितनी सुंदर है ना। लाइंस पूछी जा सकती हैं आपसे, इस पोएम को रीड कर लेना, छोटी सी पोएम है। बुक टिज अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ, लेट नेचर बी योर टीचर। इस तरह से अटर करते हुए वो अपने फ्रेंड मैथ्यू को बोल रहे हैं। ओके,
हु रोट हाइपेरियन आफ्टर अ केयरफुल स्टडी ऑफ पैराडाइज लोस्ट? इजी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है यहां पर, बताइए। पैराडाइज लोस्ट की केयरफुल स्टडी के बाद हाइपेरियन कौन लिखता है? किसका वर्क है ये तो पहचानते हो आप। कुछ क्वेश्चन शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ के भी मैं यहाँ इंक्लूड करूंगी, ठीक है, वो भी आपके सिलेबस में है, बट इजी नहीं होंगे वो क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आपने रट्टे मार रखे होंगे इजी के दोस्त सबके। हाँ, एंड योर आंसर इज वेरी गुड। ये हो जाते हैं आपके जॉन कीट्स। हाइपेरियन ऑफ फ्रेगमेंट इज एन अबेंडेंड एपिक पोयम, ये कंसीडर की जाती है 19th सेंचुरी के इंग्लिश रोमांटिक पोएट की। उनकी अदर पोयम में आ जाती है लैमिया, इसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोयम्स। देखो इसाबेला, जो उन्होंने वर्क लिखा था, क्या नाम था उनके वर्क का? इसाबेला, जिसका अदर टाइटल टाइप करना जरा, याद है आपको इसाबेला का अदर टाइटल? द पॉट ऑफ बेसिल। ये एक नैरेटिव पोयम है, बोकाशियो डेकामेरन पर लिखी गई है। और टेनिसन ने क्या दिया था? इसाबेल। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। और माइकल किसकी पोयम है? वर्ड्सवर्थ की। माइकल की वाइफ का नाम क्या है? इसाबेल, ना कि इसाबेला। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना इन वर्ड्स को। माइकल की जो वाइफ है उसका नाम क्या है? इसाबेल। इसाबेला तो कैरेक्टर है शेक्सपियर के फेमस प्ले का, उस प्ले का नाम आप लिख दो। शेक्सपियर के किस प्ले में इसाबेला कैरेक्टर है? नाम टाइप कर दो। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस कीट्स का है, एंड अदर पोएम्स भी कीट्स की है। हाँ, वेरी गुड। और इस पोएम को, इसाबेला को, इन्होंने ऑटवा राइमा में लिखा है, ध्यान रखना। हाँ ठीक है विक्रांत, वेरी गुड, वेरी वेल डन। हाँ, सन का नाम ल्यूक है और वाइफ का नाम माइकल की क्या है? इसाबेल, ध्यान रखना। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। और अब करते हैं हम अपने वोकैब वर्ड। 4 to 5 न्यू वोकैब वर्ड मैंने इंक्लूड किए हैं, और हम स्टार्ट करेंगे कैवलकेड से, ओके। कैवलकेड का मीन्स क्या होता है बताना जरा। कैवलकेड का मीन्स होता है प्रोसेशन। टाइप द अदर सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। कैवलकेड मीन्स होता है प्रोसेशन। आपसे पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा वर्ड है। और इसके सिनोनिम्स आप क्या क्या रखोगे? वेरी गुड रुचि। परेड, प्रोसेशन और मोटरकेड, कारकेड, कॉर्टेज, मार्च, कॉलम, ट्रूप, कारवा, रेटिन्यू। फास्ट इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमने पहले भी कर चुके हैं हम इसको, ठीक है, इसीलिए फास्ट इनको करेंगे। आप भी फास्ट इनके मीनिंग टाइप करो। CADE अगर आपको मिल गया, CADE एक रूट वर्ड है जिसका मीन्स ही होता है मार्च के कॉन्टेक्स्ट में परेड या फिर एक लाइन में करना। वेरी गुड, प्रोग्रेस, परेड, हाँ ठीक है। और ट्रूप, कारवा, रेटिन्यू, मार्च, कॉर्टेज, कारकेड, ये सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मार्च पास्ट भी बोल सकते हो। कर्टेल का मीन्स होता है शॉर्टन। टाइप द ऑल सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। कर्टेल, एक कर्टेन होता है, कर्टेन का मीन्स क्या होता है वो अलग है, ठीक है। एक कर्टेल होता है शॉर्टन, आपके लिटरेचर में भी तो है कर्टेल सोनेट। बताना जरा कितनी लाइंस के होते हैं? लर्न है किसी को? वेरी गुड। रिड्यूस करना, अब्रीच करना, वेरी वेल डन रुचि। लेसन, टाइनी, रेलेवेंस, वेरी गुड जैस्मिन। ये हो जाते हैं आपके अब्रीच, रेलेवेंस, रिड्यूस, ट्रंकेट, एलाइट करना, हाँ वेल डन विक्रांत, वेल डन अमित। मिटिगेट करना यानी कि कम करना, एब्रीविएट संक्षिप्त में, हाँ कट करना, वेरी वेल डन। कॉन्साइज,
वेरी गुड। मिनिमाइज, हाँ, ये सभी सिनोनिम हो जाएंगे आपके कर्टेल के। हाँ, 11 लाइन्स। और किसका है, किसने दिया था ये? चलो, न्यू वर्ड है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है? नहीं, ये डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। कंजर्वेशन मीन्स होता है प्रोटेक्ट करना या किसी चीज को प्रिजर्व करके रखना, प्रिजर्वेशन करना, सुरक्षित रखना। हाँ, ठीक है, वेरी वेल डन अमित। जीएम हॉपकिंस ने दिया था। वेल डन विक्रांत। कर्टेल सोनेट 11 लाइन बाय जीएम हॉपकिंस, या 10.5 लाइन्स भी आपको लिखा मिल सकता है, ध्यान रखना। रिजर्व या प्रिजर्वेशन, या फिर और क्या बोल सकते हो इसको? कंजर्वेंसी, प्रोटेक्शन बोल सकते हो, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, डिफेंस, है ना, किसी भी चीज को सुरक्षित रखना। सस्टेंटेशन, ये याद रखना वर्ड, सस्टेंटेशन। सस्टेंटेशन का मीन्स भी होता है सुरक्षित रखना, प्रिजर्व रखना, सेविंग। ठीक है, चलो, क्रिप्टिक नेक्स्ट वर्ड है हमारा, क्रिप्टिक। टाइप द सिनोनिम। वेरी वेल डन प्रगति। सेव, एक्यूमुलेट, ठीक है, प्रोटेक्शन। बताइए। क्रिप्टिक मीन्स होता है मिस्टीरियस, एक तरह से आप बोल सकते हो मिस्टीरियस। टाइप द सिनोनिम्स। एनिग्मेटिक, एम्बिग्यूअस, और क्या बोल सकते हो? और क्या क्या बोल सकते हो? वेरी वेल डन। मिस्टीरियस, हार्ड टू अंडरस्टैंड, कंफ्यूजिंग, या मिस्टिफाइंग, या परप्लेक्सिंग, पजलिंग, ठीक है, ऑब्सक्योर और एब्स्ट्रूस, ये सभी आपके क्रिप्टिक कॉन्टेक्स्ट में यूज हो जाएंगे। ओके, आर्केन भी बोल सकते हो, पजलिंग के कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हो। चलो, ओके, नोट डाउन द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। कन्वेलसेंस, ठीक है, कन्वेलसेंस। वैसे तो इस तरह के वर्ड्स कहीं भी देखने को मिल जाएंगे, पर क्लास 10th में एक चैप्टर है, उसमें ये वर्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड वोकैब आपसे ज्यादा पूछी जाती है। कन्वेलसेंस क्या मीन्स होता है इसका? प्रीवियस टीजीटी में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था। ठीक है, कन्वेलसेंस का मीन्स क्या होता है? यू कैन से ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ। हाँ, ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आपका रिकवरी, या फिर ग्रेजुअल रिकवरी बोल सकते हो। ग्रेजुअल रिकवरी यानी कि कॉन्टिन्यूअस जो प्रोग्रेस होती है हेल्थ के सुधार में। ठीक है, और क्या सिनोनिम हो सकते हैं इसके? रेक्यूपरेशन बोल सकते हो, इसका मीन्स भी होता है धीरे धीरे सुधार होना हेल्थ में। रिहैबिलिटेशन आप इसको बोल सकते हो। रिहैबिलिटेशन बोल सकते हो, हीलिंग बोल सकते हो, है ना। हाँ, कम बैक, वेरी गुड। रिकवरी, ठीक है, स्लोली रिकवरी, हाँ, रिकवरी, सॉरी, रेस्ट, रेस्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सभी सिनोनिम हो जाएंगे आपके कन्वेलसेंस के। कन्वेलसेंस हिंदी मीनिंग होता है स्वास्थ्य लाभ या ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ। एग्जाम का फेवरेट है ये, मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में, प्रीवियस टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी में भी पूछा गया है और अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है। कंटैमिनेटेड, ये तो सभी को पता होगा, इजी वर्ड है। कंटैमिनेटेड, व्हाट इज द मीनिंग? हाँ, कंटैमिनेटिंग नेटेड का मीन्स होता है पॉल्यूटेड होना या दूषित होना कोई चीज। एंड सिनोनिम्स आर इन्फेक्टेड और टेंटेड, इम्प्योर बोल सकते हो, स्पॉइल्ड बोल सकते हो। ठीक है, ये सभी सिनोनिम्स हो जाते हैं आपके कंटैमिनेटेड, यानी कि दूषित होना, किसी चीज का पॉल्यूटेड होना। वेरी गुड विक्रांत। हाँ, इम्प्योर, ठीक है, इन्फेक्टेड, टेंटेड, हाँ, ठीक है, डिफाइल होना, ओके, स्पॉइल्ड,
इम्प्योर। कंपैशन, कंपैशन मीन्स होता है सिंपैथी रखना या काइंडनेस। टाइप द सिनोनिम्स। हाँ ठीक है, कंपैशन, टाइप द सिनोनिम। हाँ यूज कर सकते हो आपके इसके सिनोनिम में, डर्टी, पॉइजन। हाँ ठीक है। कंपैशन का मीन्स होता है काइंडनेस, और एम्पैथी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? एम्पैथी का मीन्स भी होता है सहानुभूति होना, ठीक है। कंपैशन ना यूज करके, जैसे हमारी हाँ ठीक है, काइंडनेस जो कॉम्प्रिहेंशन दे देते हैं ना, उसमें इस तरह के वर्ड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इजी मीनिंग हमें पता होते हैं। बेनेवोलेंट होता है परोपकारिता, हाँ एक तरह से सिनोनिम में जाएगा, बट एम्पैथी, सिंपैथी, काइंडनेस, केयरिंग, मर्सी, ठीक है। ये सभी सिनोनिम हो जाएंगे कंपैशन के, सहानुभूति रखना या किसी पर दया करना, ऐसे बोल सकते हो ना, अनुकंपा दिखाना, इस तरह से। चलो, कॉलोसल, कॉलोसल मीन्स होता है ह्यूज। टाइप द सिनोनिम, अच्छे अच्छे सिनोनिम्स टाइप कर दो, इजी वर्ड है। वेरी वेल डन रुचि। यूथेंशिया बोल सकते हो, वेरी गुड। केयरिंग बोल सकते हो, ठीक है। कोलोसल, कोलोसल मीन्स होता है बहुत ज्यादा बड़ा, विशाल, ह्यूज। और क्या बोल सकते हो इसको? एनॉर्मस, हाँ। ग्रैंड, वेरी वेल डन प्रगति, हाँ वेरी गुड विक्रांत। वास्ट, मेमोथ, ह्यूज, जाइजेंटिक, मैसिव बोल सकते हो, और मॉन्यूमेंटल, ठीक है। ये सभी सिनोनिम में आ जाएंगे कोलोसल के, यानी कि विशाल। वेरी गुड। ओके, कॉलेरिक, ये वर्ड तो हमने अभी रीड किया है ना लिटरेचर में, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का पार्ट है। क्या मीन्स होता है कॉलरिक का? गुस्सेल या गुस्से वाली प्रकृति वाला, हाँ वेरी गुड। इमेंस, ग्रैंड, वेरी वेल डन। कॉलरिक, टाइप द सिनोनिम। इरिटेबल बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो कॉलरिक के लिए? एक इसका एक मीनिंग ये भी होता है, बोलते हैं ना कॉलरिक यानी कि पित्त प्रकृति वाला। ठीक है। वेरी गुड रुचि। एग्रेसिव, हॉस्टाइल, वॉर-लाइक, हॉट टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर्ड, टेस्टी, TESTY, स्पेलिंग नोट कर लेना, TESTY, टेस्टी। टेस्टी भी क्या होता है? हॉट टेम्पर्ड, हॉट हीडेड बोल सकते हो, कैंटेंक्रस बोल सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड अमित। डिप्रेस्ड, ग्राउडी, वेल्टन प्रगति, पिग्नेशियस, हाँ ग्रम्पी। तो ये सभी सिनोनिम हो जाएंगे आपके कॉलरिक के, ठीक है। दैट्स ऑल एनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेरी वेल डन, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं वो कैब में। हाँ, एंग्री, एगोनी, टेम्पर, वेरी गुड, ठीक है। ग्रम्पी, वेरी वेल डन। फायरी, फायर्स, हाँ वेरी गुड। ये सभी इसके सिनोनिम में यूज हो जाएंगे। वेरी वेल डन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस टाइम, और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।